कास्ट आयरन के बारे में कवर किया, हम लोगों ने स्टील के बारे में कवर किया, हमने स्टील के अलग अलग जितने भी कंपाउंड्स और जितने भी कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं लॉइंग करके, एक बार उनके बारे में पढ़ाई किया, जिसमें कि हम लोगों ने अलग स्टील्स पढ़ा, हाई स्पीड स्टील के बारे में पढ़ा, स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने फ्री कटिंग स्टील पढ़ा, हेडफील्ड स्टील पढ़ा। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने कास्ट आयरन के अंदर अलग अलग वेरिएशंस पढ़े कि जो 4-5 टाइप के वेरिएशंस होते हैं। उसमें हम लोगों ने मेलेबल कास्ट आयरन के बारे में पढ़ा कि मेलेबल कास्ट आयरन कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने फेस डायग्राम के बारे में अच्छे से कवर किया, जिसके अंदर के आइसोमॉर्फस फेस डायग्राम को हम लोगों ने कवर किया था। आइसोमॉर्फस फेस डायग्राम के बाद हम लोगों ने आइसोमॉर्फस फेस डायग्राम यानी कि कौन सा डायग्राम, जिसका कि मटेरियल का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था कि पूरे मटेरियल में प्रॉपर मिक्सिंग हुई थी। ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग हुई थी दो अलग अलग मटेरियल्स की। मान लीजिए कि एक अलग मटेरियल है और ये एक अलग मटेरियल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आइसोमॉर्फस के अंदर पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने यूटेक्टिक फेस डायग्राम पढ़ा, जिसके अंदर कि हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा और बीटा फेजेस बन रहे थे। अल्फ़ा बीटा फेजेस क्या होते हैं? आइसोमॉर्फस टाइप के फेजेस होते हैं। ये अगर अल्फ़ा फेज भी ऐसा ही हो सकता है, बीटा फेज भी हो सकता है, लेकिन जो यूटेक्टिक फेज होते थे वो क्या होते थे? इंटरलैमेलार टाइप के स्ट्रक्चर्स होते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा। आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर जितने टाइप के 4 इनवेरिएंट रिएक्शंस होते हैं हम लोगों ने उसके बारे में कवर किया था, जो कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने पेरिटेक्टिक रिएक्शन के बारे में कवर किया। इसके बाद हम लोगों ने पेरिटेक्टिक रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने कवर किया था। यूटेक्टिक रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने कवर किया था। यूटेक्टॉइड रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने कवर किया था। और जो चौथे टाइप का रिएक्शन था वो हम लोगों ने मोनोटेक्टिक रिएक्शन कवर किया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उसमें हम लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम में यूटेक्टॉइड फेज डायग्राम के पास अलग अलग A1, A2, A3, A4 लाइन्स के बारे में कवर किया और उसको हीट ट्रीटमेंट हम लोगों ने कवर किया, कैसे हम लोग अपने मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कवर किया, जिसमें कि अंदर की आता है कुछ एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि आपने हम लोग एज हार्डनिंग पढ़ा, ग्रेन रिफाइनमेंट के बारे में पढ़ा। तो ये सब पढ़ने के बाद अलॉइंग का जो लास्ट टॉपिक है वो है ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कि ब्रास और ब्रॉन्ज जो है इनके ऊपर क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ब्रास और ब्रॉन्ज में अंतर क्या होता है। जो ब्रास होता है ये दोस्तों कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है कि ये कॉपर का अगर मैट्रिक्स है तो कॉपर के मैट्रिक्स में अलग अलग जगह पर जिंक होता है। ठीक है दोस्तों, अब जिंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कॉपर क्या होता है? FCC मटेरियल होता है। जिंक क्या होता है? HCP मटेरियल होता है। ठीक है, जिंक की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिंक क्या करता है, ये एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करता है अगर ये किसी के साथ मिलाया जाए तो। अकेले अगर जिंक रहेगा तो वो कभी भी लुब्रिकेटिंग इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर ये किसी के साथ में है तो किसी के साथ में होने की वजह से ये क्या करता है? लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ब्रास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ब्रास जो होता है वो क्या होता है? ब्रास जो होता है वो म्यूज़िकल नॉइस क्रिएट करता है। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो लो होता है। इसलिए दोस्तों इन जनरल ये दो बहुत ही कॉमन यूजेस हैं। और इसके अलावा जो थर्ड यूज़ होता है इसका, वो यूटेंसिल बनाने में भी काम आता है, क्योंकि ये सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। क्योंकि ये म्यूज़िकल टाइप का साउंड देता है, नॉइस इसको नहीं लिख करके हम लोग साउंड लिखते हैं एक बार, म्यूज़िकल साउंड प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोग कहाँ पे गिटार के जो वायर्स आप यूज़ करते हो, जो हम लोग ट्रम्पेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग, इसके अलावा हम लोग जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप देखिए तो उसमें ब्रास का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है। इसके अलावा देखिए हाँ, फ्लूट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यानी कि बांसुरी वगैरह को हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो होने की वजह से इससे हम लोग बुशेस बना लेते हैं, लॉक फिटिंग्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि कॉपर के अंदर जिंक मिला हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रास होता है ये कई सारे टाइप्स का होता है। फॉर एग्जांपल लो ब्रास के अंदर दोस्तों 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। ठीक है,
लो ब्रास, रेड ब्रास। रेड ब्रास के अंदर दोस्तों 85% कॉपर होता है और 15% जिंक होता है, ठीक है। येलो ब्रास, अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे फर्दर परसेंटेज ऑफ कॉपर जो होगा और जिंक जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक कार्ट्रिज ब्रास होता है, एक होता है हम लोग का कार्ट्रिज ब्रास। इस कार्ट्रिज ब्रास के अंदर दोस्तों 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आइए एडमिरलिटी ब्रास एक होता है, एडमिरलिटी ब्रास होता है। एडमिरलिटी ब्रास के अंदर दोस्तों क्या होता है, एडमिरलिटी ब्रास जो होता है वो होता है 70% कॉपर प्लस 29% जिंक प्लस 1% टिन इसमें ऐड कर देते हैं। 1% टिन ऐड करने की वजह से क्या हो जाता है कि हाई टेम्परेचर पर भी इसका एप्लीकेशन बढ़ जाता है और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी डिक्रीज कर जाती है। तो इसको हम लोग कंडेंसर ट्यूब्स वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुंड्स मेटल होता है। मुंड्स मेटल जो होता है ये 60% कॉपर प्लस 40% जिंक होता है और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंडेंसर ट्यूब्स बनाने में करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग टाइप के ब्रासेस के बारे में पढ़ा और उसमें से जो दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ब्रास थे वो था एडमिरलिटी ब्रास और मुंड्स मेटल। ये दो एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में करके जाएं, क्योंकि मुंड्स मेटल जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग थोड़ी देर के अंदर ही गन मेटल पढ़ने जा रहे हैं, गन मेटल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ब्रास क्या होता है, ब्रास एक अलॉय होता है जो कि कॉपर और जिंक अलॉय होता है। इसमें जिंक जो होता है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में आ जाता है और ये क्या करता है, लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। जब लिंक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो आपका ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो हो जाएगा तो आप कहाँ पे यूज़ कर लेंगे, बुशेस और लॉक फिटिंग्स के अंदर उसको यूज़ कर लेंगे। और म्यूजिकल साउंड्स बनाते हैं इसलिए हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, गिटार, ट्रम्पेट्स और फ्लूट्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि नॉन रिएक्टिव होता है हाई टेम्परेचर पे। इसकी वजह से हम लोग इससे एडमिरलिटी ब्रास और मुंड्स मेटल बनाते हैं। अब जो दूसरे टाइप का मटेरियल होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज मटेरियल। देखिए दोस्तों ब्रॉन्ज मटेरियल क्या होता है, ब्रॉन्ज मटेरियल भी कॉपर का ही अलॉय है, लेकिन उसमें जिंक की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, टिन अगर मिला देंगे तो अब ये ब्रास ना हो करके ब्रॉन्ज हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और ये कास्टेबल होता है। इसीलिए आप उसको बार बार ब्रॉन्ज के आप स्टैचू देखते हैं। स्टैचू आप क्यों देखते हैं, क्योंकि स्टैचू इसलिए आप देखते हैं क्योंकि जो ब्रॉन्ज मटेरियल होता है इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये कास्टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग कॉपर के अंदर टिन को देख रहे हैं, ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो कॉपर का होता है। अगर 5% तक टिन अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये डक्टाइल होता है और ये उसी टाइम पे कास्टेबल भी हो जाता है। और अगर हम लोग 20% तक टिन अगर ऐड कर दें तो 20% का टिन ऐड करने के बाद ये हमारा मटेरियल सोरोनस हो जाता है। सोरोनस का मतलब ये होता है कि ये एक इम्पल्सेटिंग टाइप का म्यूज़िक आपको प्रोवाइड करेगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बेल मेटल्स वगैरह बना लेते हैं। बेल मेटल्स वही जो घंटी वाला मेटल होता है जो आप कॉलेज में आपने देखा है, स्कूल्स में देखा होगा, उसी को हम लोग बेल मेटल बोलते हैं, ठीक है। अगर 5% टिन अगर ऐड करते हैं डक्टाइल होता है तो इसको हम लोग आपने देखा होगा स्टैच्यूज़ में, यूटेंसिल्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
और अगर 20% तक अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया टिन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल, सोरोनस हो जाएगा। सोरोनस का मतलब क्या होता है, बहुत ही तीक्ष्ण ध्वनि, बहुत ही मतलब कि शार्प साउंड प्रोड्यूस करता है। ये कोई म्यूजिकल साउंड नहीं होता है, शार्प साउंड प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों इसके भी कुछ अलग अलग अलॉयज़ होते हैं ब्रॉन्ज के। फॉर एग्ज़ाम्पल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉयज़ हैं, वो हम लोग को याद करके जाना है एग्ज़ाम में, बेल मेटल और गन मेटल। देखो दोस्तों, जिसके भी आगे मेटल अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो मेटल अगर जुड़ गया है तो क्या हो गया, जैसे कि मुंड्स मेटल, तो वहाँ पे तो मुंड्स एक अलग एक्सेप्शन था मेटल का, लेकिन इन जनरल ये दोनों के नाम के आगे मेटल जुड़ा हुआ है। ये बेल मेटल जो होता है उसमें 20% टिन आता है, तो बेल बना लेते हैं, इसके बारे में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। गन मेटल जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग इमिटेशन गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिटेशन गोल्ड बोलते हैं। इससे हम लोग ज्वेलरीज वगैरह भी बना लेते हैं, ठीक है, और इसको इमिटेशन गोल्ड बोलते हैं। और इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है 88% कॉपर प्लस 10% टिन प्लस 2% जिंक। मैं चाहता हूँ कि आप ये कंपोजिशन, जो मैंने अलग अलग कंपोजिशन लिखे हैं, किसके, ब्रास के अंदर मैंने आपको एडमिरलिटी ब्रास बताया, एडमिरलिटी ब्रास के अंदर बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मुंड्स मेटल के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको बेल मेटल बताया, और बेल मेटल के साथ मैंने गन मेटल बताया। मैं चाहता हूँ कि आप इन चारों मटेरियल का कंपोजिशन एग्जामिनेशन में एज इट इज़ आप याद करके जाएं, और इनके एप्लीकेशन पार्ट को भी आप कवर करके जाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया ब्रास और ब्रॉन्ज। तो दोस्तों ये फाइनली अलॉइंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हर टाइप से। जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे वो नैनो मटेरियल कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि हमारे डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अलॉइंग के अंदर दोस्तों हम लोगों ने ब्रास एंड ब्रॉन्ज को भी कवर करके देखा है कि किस तरीके से कॉपर के अंदर अलग अलग चीज़ों का एडिशन करते जाएं। अगर कॉपर के अंदर टिन को ऐड कर दिया जाए और कॉपर के अंदर जिंक को ऐड कर दिया जाए, जब जिंक क्या स्ट्रक्चर, देखो टिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टिन का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। टिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, और जिंक का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था हेक्सागोनल। तो ऑल्दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो अलग अलग है दोनों का, लेकिन दोनों की सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई सा भी मटेरियल हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, स्टील और कास्ट आयरन भी जब हम लोग पढ़े तो हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टील वो वाला परलाइट होता है जिसके अंदर अल्फा फेज ज़्यादा होता है और Fe3C फेज कम होता है, और कास्ट आयरन वो वाला परलाइट होता है जिसमें अल्फा फेज कम होता है और Fe3C फेज आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है नैनो मटेरियल्स एंड कोरोजन। पहले हम लोग कोरोजन कवर करेंगे, फिर हम लोग नैनो मटेरियल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।